हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स किस तरीके से करना है इसके बारे में सिखा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं कंप्लीटली ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, बायर से सेलर से किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और प्रोडक्ट का डिमांड वगैरह किस तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरा इन डेप्थ स्ट्रेटेजीज में बता रहा हूँ, प्लस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर अब तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो ऑलरेडी कोर्स में देख रहे हैं तो इसे कंप्लीट देखिए और नेक्स्ट इसके बाद के वीडियोस को भी कंप्लीट देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स एंड बायर्स। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, सप्लायर्स और बायर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ स्ट्रेटेजीज आपके ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बिजनेस, एक वास्ट एरिया बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ब्रॉड बिजनेस है। तो आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी बायर से बात कर रहे हैं या सेलर से बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उतना उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये पता करना आपको बहुत जरूरी है। तो उससे बेस्ड अपॉन दैट कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं आपको, ताकि आप भी आसानी से उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, बायर्स और सेलर्स से। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप विद बायर्स एंड सेलर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, ये मैं जो कोर्सेज बना रहा हूँ ये एक 4-5 साल को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। 4-5 ईयर्स तक आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा मेरे, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना बेस बनाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आपको बेस बनाना है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होती है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता है। और यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं मैं। देखिए, रिलेशनशिप कब बिल्ड होती है? अगर आपके पास पेशेंस है तभी बिल्ड होती है, नहीं तो नहीं होती है। विदाउट पेशेंस आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अभी आप एक बायर से बात कर रहे हैं, तो बायर ने आपका इंफॉर्मेशन ले लिया, वो सब देख लिया, वो सब समझ में आ गया उसको, लेकिन वो अभी बाइंग नहीं कर रहा है। आपने कुछ समय तक देखा, फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप कट हो जाती है। आपको फॉलोअप करते रहना चाहिए, चाहे वो ले या ना ले। उसने आपको इंक्वायरी की थी प्रोडक्ट के लिए, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कुछ दिन के बाद, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, आपको फॉलोअप सिस्टम में उसको रखना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट दूसरी तरफ से लेते रहते हैं, ऑलरेडी उनका दूसरा कोई सेलर उन्हें देता रहता है, और वो नए ऑप्शंस देखते रहते हैं कि भाई हम इसके पास से अगर ना मिला तो हम यहाँ से ले लेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन आपने अगर रिलेशनशिप को कट कर दिया, आप फॉलोअप सिस्टम को रोक दिए, तब क्या होता है कि वो भूल जाता है कि आप भी एक्सपोर्टर हो। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए थोड़ा पेशेंस से रहना है और फॉलोअप में रखना है, वो बायर को फॉलोअप में रखना है। कुछ समय के बाद क्या होता है, आपकी पहचान हो जाती है, आप कम्युनिकेट करते रहते हो, तो यहाँ पे एक सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ड होती है। भले ही वो इस साल आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक वो लेने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसा आप कंसोलिडेट करते रहेंगे, बहुत सारे बायर से बात करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में 2-4 साल में आपके पास एक अच्छा डेटाबेस बन जाएगा, जिससे आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, पेशेंस। और रफ एंड टफ टॉक बहुत सारे लोग कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाती है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट्स में काम कर रहे हो तो आपको पेशेंसली काम करना है, रफ बात नहीं करना है। बायर अगर कुछ पूछ लेता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पूछ लेता है, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बायर्स पास्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह भी पूछते रहते हैं, तो गुस्से में आकर बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, रफ बात कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो सेलिंग अगर आप स्ट्रेटेजी सीखेंगे, तो अगर वो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे आंसर किस टाइप से देना है, ये अगर आप करेक्टली सीखेंगे, राइट काइंड ऑफ आंसर सीखेंगे, तो 100% आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है, रफ टॉक नहीं होनी चाहिए, प्लस लॉन्ग टर्म आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर आपसे बिजनेस करना स्टार्ट कर सकता है।
इसी से सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल और टाइमलाइन डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होता है कि अगर मान लीजिए आप चाइनीज से बात कर रहे हैं तो उनका बात करने का स्टाइल एकदम अलग होता है, और वो जब नेगोशिएट करते हैं तो वो लोग एक अलग डिफरेंट वे में नेगोशिएट करते हैं चाइनीज। और चाइनीज को क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि चाइनीज बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई भी डील करने से पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरे कंपेयर टू अगर हम लोग दूसरे CIS कंट्रीज को अगर देखते हैं या यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं तो वो एकदम डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं वहां के बायर्स। लेकिन अगर आप चाइनीज बायर्स को अगर देखते हैं तो उनका बिहेवियर एकदम डिफरेंट होता है। वो लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके कुछ रीजंस है। क्या रीजंस है, मैंने बहुत सारा फाइंड आउट किया तो ये रीजन है कि चाइनीज क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज से पहले माल खरीदी करते हैं और उसके बाद वही माल दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा ऐसा माल लेकर बेचते हैं। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग भी होता है लेकिन दूसरे कंट्रीज भी वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उनका बिहेवियर क्यों चेंज है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज क्या करते हैं, एक्सपोर्टर से माल लेने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज को सेल बहुत कम करते हैं, वो खुद की कंट्री में कंज्यूम करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक कजाकिस्तान से बायर है आपके पास, कजाकिस्तान से एक बायर आपके पास आता है तो आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो वो जो माल इंपोर्ट होता है वो कजाकिस्तान की कंट्री में वो लोग यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं, ना कि वो कजाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही वो बहुत कम प्रोडक्ट मंगाते हैं और वही यूज कर लेते हैं। लिमिटेड वे में काम होता है कजाकिस्तान में, ओमान में, दुबई में, ये कंट्री जो मिडिल ईस्टर्न है, और यूरोपियन कंट्रीज में भी इसी तरीके से होता है। लेकिन चाइनीज मार्केट को अगर आप देखेंगे, चाइनीज क्या करते हैं, बहुत सारा माल ले लेते हैं, लेकर दूसरे कंट्रीज में उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा उनके भी प्रोसीजर्स के हिसाब से, उनके गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे उनका बिहेवियर में क्या चेंज देखने को मिलता है चाइनीज में, कि चाइनीज जब माल के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास से लेते हैं इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि चाइनीज अगर आपको कांटेक्ट कर लिए तो ये पक्का नहीं होता है कि आपके पास से ही माल वो लोग खरीदी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो हर कंट्री को कांटेक्ट करते हैं, हर अलग अलग टाइप के बायर को कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद प्राइस को बहुत चेक करते हैं, बहुत कम प्राइस में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से री एक्सपोर्ट करना है। इस तरीके से री एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो कॉमन जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर अगर वो लोग बाइंग करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तो उनको फायदा क्या होता है, री एक्सपोर्ट करने में फायदा नहीं होता है। तो इसी बेस पर वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो इनका बिहेवियर पैटर्न एकदम अलग होता है। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है वहां के मतलब जो कंट्री के हिसाब से डिफरेंस है। तो इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज का भी होता है। अगर आप रशियंस की बात करेंगे, रशियंस ज्यादातर यूएसए से कांटेक्ट उतना नहीं बनाना चाहते, यूएसए को थोड़ा ये करते हैं, चाइनीज भी थोड़ा हेट कर, इस तरीके से थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बात करना है, कम्युनिकेट करना है। और जैसे कि हमारी जो इंडिया की कंट्री है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अच्छी दोस्ती करती है, और जैसे कि यूएसए वगैरह से भी अच्छी दोस्ती करती है, लेकिन हम लोग इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चाइना से बहुत कम से कम माल लेने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन ज्यादा ही इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा मैक्सिमम कोशिश करती है कि चाइनीज से हम माल कम ले, लेकिन हमें लेना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इंडिया की कंट्री के डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेना भी पड़ता है। तो कभी कभार आपको क्या करना है, ये समझना है कि कौन सी कंट्री का बायर है और वहां के डिमांड्स क्या है, और उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है, बायर से नेगोशिएट करना है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाइमलाइन के बारे में भी आपको समझना है कि जैसे कि अगर इंडिया में दिन है तो वहां पे रात हो सकती है, या आफ्टरनून सेशन हो सकता है, लंच आवर्स हो सकते हैं। बेस्ड अपॉन दैट भी आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो थोड़ा आपको वेट करना है, वेट करके आप नेक्स्ट एक दिन ऐसा वेट कीजिए, उसके बाद आप उनसे फॉलोअप कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, अभी बायर ने कुछ पूछा, बस मैसेज कर दिए, इन्फॉर्मेशन दे दिए, फिर 1 घंटे के बाद फिर मैसेज किए, फिर मैसेज किए, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं बार बार। तो उससे भी एक इरिटेशन क्रिएट होता है।
उससे बायर्स को एक इरिटेशन क्रिएट होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप जब भेज रहे हो तो वो आराम भी कर सकता है, सोते रहता है या कहीं और दूसरे इवनिंग हो सकता है, वो लोग को कहीं घूमते रहते हैं कुछ ऐसा, तो आप थोड़ा टाइम देना चाहिए, 1 डे ऐसा टाइम देकर फिर फॉलोअप करना चाहिए। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन आपको स्मूथली बायर से आपका चलता रहता है। इसी तरीके से सप्लायर्स से भी जब आप बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से कलेक्ट करना है और वहाँ के पूरा वहाँ का कल्चर किस तरीके से होता है उसी हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप ब्राजील के प्रोडक्ट्स लेते हैं, बहुत सारे शुगर, इकुमसा शुगर है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन वगैरह, नॉन जीएमओ, ये सब चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं कि ब्राजील से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। क्यों होता है, वहाँ का जो कंडीशंस है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ के हिसाब से वो लोग अच्छा से अच्छा प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे कंट्रीज में बल्क में भेजते हैं। हम लोग इंडिया से भी भेजते हैं लेकिन कम क्वांटिटीज में भेजते हैं, उतना बल्क क्वांटिटी से ब्राजील से उधर से जाते रहता है। तो इसको भी आपको समझना है, समझकर उसके हिसाब से निगोशिएट करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, ब्राजील से अब ज्यादा माल जा रहा है, हाईएस्ट क्वांटिटी में जा रहा है, तो वहां पे प्राइजेस कम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर कम बेच रहे हैं यहाँ से तो हमारे प्राइजेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने अक्सर कंप्लेंट सुने हैं इंटरनेशनल बायर्स से, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इंडियन बायर्स हो या सेलर्स हो, ये लोग टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। ये चीज को बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स हेट करते हैं, टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और कम्युनिकेशन में स्पीड अप करते हैं, फास्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो लोग इरिटेट होते हैं। वो लोग बहुत सारे कंट्रीज, रिचेस्ट कंट्री से वो लोग आराम से काम करते हैं, लेकिन हमारे इंडियंस बहुत सारे मिडिल क्लास से जल्द पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगोशिएशन हम लोग फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें भी बात करने के लिए, उनको रिस्पॉन्स करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। इससे आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है और आप आने वाले दिनों में अच्छा पैसा कमा सकते। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियलिस्टिक होना चाहिए जब आप सब एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर देखिए कि हम तो प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं, हम यूएसए को भेजना चाह रहे हैं, यूएसए की करेंसी बहुत ज्यादा है, तो हमारा प्रोडक्ट अगर $500 में बनता है तो हम इसे $600 में बेच देंगे, या इस तरीके से अनरियलिस्टिक बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है, एकदम प्राइस में वेरिएशन उतना नहीं आता है। अगर आप डॉलर्स में भी बेच रहे हो तब भी जाके कोई भी प्रोडक्ट पे कमोडिटीज का रेट अगर देखेंगे 5% मार्जिन, 10% मार्जिन या 15% मैक्सिमम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आपको ये रियलिस्टिक समझना चाहिए, ना कि आप 100% में। हाँ, अगर आप थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के या कोई इंटीरियर डेकोरेशंस में है, या आप अगर पेंटिंग्स वगैरह में कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम आप टच कर सकते हैं 50% प्रॉफिट, 60, 80, कभी कभार 100% भी उसके अंदर भी आप हैंडीक्राफ्ट्स में या पेंटिंग्स में उसमें आप टच कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पेंटिंग्स वगैरह जो होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, वो गरीब आदमी तो लेता नहीं है, वो रिचेस्ट पर्सन्स लेते हैं, इसलिए वो लोग प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हैंडीक्राफ्ट्स में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप जो प्रॉफिट से रिलेटेड, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप कमोडिटीज में कर रहे हैं तो 5%, 10% पे करना है। और एक बात मैं बताता हूं कि बहुत सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है जो बीच में रहकर परसेंटेज लेकर काम करना चाहते हैं, तो मार्जिन रख के एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारा बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने से क्या होता है, वो डील कैंसिल हो जाती है। तो आप रियलिस्टिक रखिए, 5%, 10% के अंदर रखकर मार्जिन अगर रखना है, ऐसा रखकर आप बिजनेस कीजिए तो उससे बहुत सारा फायदा होता है। बहुत सारा एकदम बढ़ा देंगे 50%, 60%, तो बायर भी उतना पागल नहीं है, वो भी सर्च करते रहता है, 2-4 जगह से लेते रहता है और वो डायरेक्ट कोशिश करते रहता है। तो बायर जब बिजनेस करते हैं तो वो डायरेक्ट सेलर से होने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, वो सब मैंने पेमेंट टर्म्स में बताए हैं इस वीडियो कोर्स में। अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप भी वीडियो देखेंगे। अगर आप अब तक मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके अंदर मैंने बताया है कि कौन से पेमेंट टर्म्स बायर्स देना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि सप्लायर्स कौन है और कौन एक्सपोर्टर्स है। ये सभी स्ट्रैटेजीज मैंने वीडियो कोर्स में बताया है। फोकसिंग ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स, देखिए म्यूचुअल बेनिफिट्स पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम ही प्रॉफिट कमाना है,
हमें ये भी सोचना है कि वो बायर है वो भी कुछ प्रॉफिट कमाने मार्केट में आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा हम ऐसा मार्जिन रखना चाहिए कि उसको भी प्रॉफिट हो, ना कि पूरा हम ही लूट ले। इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी सोच नहीं होनी चाहिए एक्सपोर्ट में। आप थोड़ा ध्यान से उनसे मार्केट करने की कोशिश कीजिए, देखिए उसके भी मार्केट में कितना सेल है, उसे भी पूछिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 5%, 10%। थोड़ा एक अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, फ्रेंडली बात करने की कोशिश कीजिए और उसे बोलिए कि देखिए मैं 10% भी लगा सकता हूँ लेकिन कम लगा रहा हूँ ताकि आप भी कुछ प्रॉफिट कमा सके। इस तरीके से आप कम्युनिकेट फ्रेंडली करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स ऑन एग्रीमेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कॉमन ग्राउंड फाइंड करना एग्रीमेंट्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग स्ट्रक हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, यहाँ वहाँ पर ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्ट्रैटेजीज बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है अच्छी तरीके से बताते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे जब बात आती है तो यहाँ पे स्ट्रक हो जाते हैं। क्योंकि फाइनलाइजिंग ऑफ एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिम में जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है उसमें फाइनलाइजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अब आपने ट्रेनिंग कहीं पर ले लिया, जाकर ट्रेनिंग ले लिया, वहां पे वो लोग कुछ फीस ले लेते हैं, ट्रेनिंग आपको दे देते हैं, लेकिन जब आपको एक रिक्वायरमेंट आती है, जब आपको एक बायर आता है, बायर आने के बाद आपके पास कुछ पूछता है या लेटर देता है, और जब आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है वीडियो कोर्स में, आप वो भी देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बनाकर आप सप्लायर जब देता है तो वो बोलता है कि ये थोड़ा चेंजेस चाहिए, तो वहां पे स्ट्रक होते हैं, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पेमेंट टर्म्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ जाते हैं और लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी 100% लॉसेस भी होने के चांसेस होते हैं। फ्यूल मार्केट्स में भी होता है। मैं इंग्लिश में बनाऊंगा फ्यूल मार्केट्स के बारे में, अगर हो सके तो मैं हिंदी में भी कोर्सेस आपको दूंगा, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे फ्यूल के कोर्सेस जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फ्यूल मार्केट, उसके कोर्सेस भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उसके साथ साथ केमिकल के कोर्सेस भी दूंगा ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करना, टाइम टू टाइम उसे समझना और उसे समझाना, कल्चरल डिफरेंसेस को समझाते हुए समझना समझाना और रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये आपको सीखना चाहिए। ये अगर आप सीख जाएंगे परफेक्टली तो आपको 100% आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीजों को आप ध्यान में रखिए जब भी बिजनेस करें, तो ये कॉमन ग्राउंड्स को लेकर अगर आप बिजनेस करेंगे तो 100% सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्टार्ट करना है बिजनेस और कौन सी चीज फर्स्ट करना है, कौन सी चीज सेकंड करना है, कौन सी चीज थर्ड करना है, ये मैंने कंप्लीटली कोर्स में दिया है। उसको फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कम क्वांटिटी से लेकर हाईएस्ट क्वांटिटी तक किस तरीके से डेवलप होना है मैंने कंप्लीट कोर्स में बताया है। वो पूरे स्ट्रैटेजीज आप सीखिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।